गरीब ननद के लिए आया अमीर का रिश्ता। पूजा और राजेश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पूजा अमीर बिजनेसमैन स्वरूप सिंघानिया की इकलौती बेटी थी, वहीं राजेश एक गरीब घर का बेटा था। जब पूजा ने राजेश से शादी की बात अपने पिता के सामने रखी तो उसने कहा, अरे पूजा बेटी, प्यार अंधा होता है जिसमें इंसान अक्सर भटक जाता है। वो अमीरी गरीबी नहीं देखता, मगर शादी अपने बराबरी के स्टेटस वालों के बीच में ही अच्छी लगती है। कहाँ तू इतने बड़े घर की बेटी और कहाँ वो गरीब लड़का। तू राजेश के साथ गरीब घर में कैसे रहेगी? डैडी, ये घाटा और मुनाफा सिर्फ बिजनेस में अच्छा लगता है, प्यार में कोई सौदा नहीं होता। मैं राजेश से शादी करना चाहती हूँ। और इंसान पैसे से अमीर नहीं होता, बल्कि एक अमीर घर तो वही है जहाँ परिवार प्यार के साथ रहकर एक दूसरे का सुख दुख बांटता है। मैं राजेश के साथ खुश रहूंगी। अब अगर तुमने ठान ही लिया है तो ठीक है, मगर एक बात याद रखना पूजा बेटी, सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए होता है। कल को कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने फैसले पर पछताना पड़े और तुम्हारे पास रोने के सिवा कुछ न हो। आखिर में स्वरूप अपनी बेटी पूजा की शादी राजेश से कर देता है और पूजा बहू बनकर ससुराल आती है। आजा नई बहू, हमारे गरीब घर में तेरा स्वागत है। गौरी, भाभी को कमरे में छोड़ा। चलिए भाभी। गौरी अपनी भाभी पूजा को कमरे में लेकर आती है और झिझकते हुए कहती है, माफ करना भाभी, आपको तो ऐशो आराम में रहने की आदत होगी, मगर अब आपको इस गरीबी के टूटे फूटे कमरे में रहना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहती हो गौरी? जिस भाभी के पास तुम जैसी प्यार करने वाली नंद हो, वह भाभी भला गरीब कैसे हो सकती है? अपनी भाभी पूजा का सुलझा हुआ स्वभाव देखकर गरीब गौरी की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो बोलती है, भाभी, मुझे तो लगा था कि आप भी बाकी की तरह अमीर घर से होने के कारण घमंडी होंगी, मगर आप बहुत अच्छी हैं। अरे वाह, ननद भाभी में इतनी जल्दी गहरा रिश्ता भी बन गया। लो भाभी, भैया भी आ गए, मैं चलती हूँ। किसी चीज की जरूरत पड़े तो आवाज लगा देना भाभी। ऐसे ही समय गुजरता है जिसके साथ पूजा अपने गरीब ससुराल में ढल जाती है। तभी एक दिन मनोहर घर आकर बोलता है, अरे भगवान, कल हमारी गौरी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो गौरी को अच्छे से तैयार कर देना। ठीक है जी, चिंता ना करो। अगले दिन गौरी को परेशान देखकर पूजा पूछती है, क्या बात है मेरी प्यारी नंद, इतनी परेशान क्यों है? देखो ना भाभी, मेरे पास एक भी ढंग का सूट नहीं। आधे से ज्यादा सूट फटे चिटे हैं और बाकी फीके पड़ गए हैं। क्या पहनूं? बस इतनी सी बात, आज तुम्हें तुम्हारी भाभी तैयार करेंगी। इसके बाद पूजा गौरी को अपनी साड़ी देती है। भाभी, ये तो आपकी सबसे पसंदीदा साड़ी है, मैं गरीब ये कैसे पहन सकती हूँ? अरे मेरी प्यारी नंद, तुम पर ऐसे लाखों साड़ियाँ न्योछावर। मेरी गरीब नंद का घर बस जाए, मुझे और क्या चाहिए? फिर पूजा खुशी से अपनी नंद गौरी को तैयार कर देती है। थोड़ी ही देर में लड़के वाले आ जाते हैं और गौरी सभी को चाय नाश्ता कराती है। लालचंद जी, आपको हमारी बेटी पसंद तो है? अरे अब मैं क्या बोलूं, घर के सारे फैसले तो मेरी भाग्यवान ही करती है, वही बताएंगी। देखो भाई साहब, आपकी बेटी वैसे तो रूप की धनी है, मगर बिना दान दहेज के आज के महंगाई भरे जमाने में बात नहीं बनती। लाखों का है मेरा हरी, बड़ा घर बार, खेती बाड़ी है हमारा। आप बस 5 लाख कैश, सोने की चैन अंगूठी, बारातियों के कपड़े और अच्छी भली खातिरदारी कर देना। अरे रे, एक बात तो छूटी गई, मेरे बेटे को बुलेट का बड़ा शौक है, तो वो जरूर देना। लड़के वाले की दहेज की बड़ी मांग सुनकर गरीब मनोहर हाथ जोड़कर कहता है, मगर बहन, हम गरीब इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? ये सुनकर लालची लालचंद पिनकते हुए बोलता है, अरे जब तुम गरीबों की औकात नहीं होती तो अमीरों से रिश्ता जोड़ने की सोचते ही क्यों हो? खामखा हमारा खर्चा करा दिया, ये रिश्ता नहीं हो सकता। अरे आप क्या रिश्ता तोड़ेंगे? मैं खुद अपनी नंद की शादी आप जैसे लालची लोगों के घर में कभी नहीं होने दूंगी। अरे आपको अंदाजा भी है, एक गरीब माँ एक बेटी को अपने खून से सींचती है और 9 महीने कोख में ढोती है, और एक गरीब पिता खून पसीना बहाकर उसे पाल पोस कर बड़ा करता है, और एक दिन अपनी बेटी को ब्याह करके दूसरे के घर की रौनक बढ़ाने के लिए विदा कर देता है। अरे इससे बड़ा दहेज और क्या होगा? मगर अफसोस, आप जैसे लालची लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। राम राम, देखो कैसी बेशर्म बहू है। चलो जी, ऐसे लोगों की क्या मुंह लगना। ऐसे ही दिन बीतता जाता है और गौरी के लिए घर आए हर रिश्ते गरीबी के कारण टूट जाते हैं, जिससे आखिर में गौरी हिम्मत हार कर कहती है,
माँ, बाबूजी, क्या मेरा ससुराल जाना जरूरी है? मैं यहाँ नहीं रह सकती। गौरी, यही तो दुनिया की रीत है, हर लड़की को ससुराल जाना पड़ता है। फिर क्यों भाभी, जितने भी रिश्ते घर आते हैं गरीबी के कारण आपकी नंद को ठुकरा कर चले जाते हैं। शायद आपकी गरीब नंद की डोली उठना लिखा ही नहीं। ऐसा कहते हुए गौरी फूट फूट कर रोने लगती है और पूजा अपनी गरीब नंद को गले से लगाकर कहती है, चुप हो जाओ गौरी, ये तुम्हारी भाभी का वादा है, वो तुम्हारी शादी अच्छे घर में कराएगी। ऐसे ही समय बीतता है और पूजा अपने घर की गरीबी मिटाने के लिए काम करने की सोचती है। तभी गांव में रहने वाली फगुनिया उसके पास आकर बोलती है, अरे गंगा की बहू, आज प्लाजा बैंकेट में शादी है, हम तो वहाँ रोटी फुलका सेक ली हैं। और हमें क्या करना होगा? अरे तो नंद भौजाई को दरवाजे से अंदर जाने वाले मेहमानों पर फूल फेंकना होगा, पैसे का पैसा बन जाएगा और ये शगुन भी मिल जाए। दोनों नंद भाभी रेडी होकर काम पर आती हैं, जहाँ पूजा के अमीर पिता स्वरूप अपने यूथ बिजनेस रिलेटिव शौर्य के साथ आते हैं। अरे पूजा, तुम? डैडी, आप यहाँ? मिस्टर स्वरूप, आप इन्हें जानते हैं? अरे हाँ, कभी पूजा मेरी बेटी थी, मगर अब कुछ नहीं, क्योंकि स्वरूप सिंघानिया गरीबों से कोई रिश्ता नहीं रखता। स्वरूप वहां से बैंकेट में बढ़ जाता है। वहीं शौर्य की आंखें गौरी के सादगी भरी सुंदरता पर गड़ जाती हैं। इसी तरह समय बीतता है। तभी एक दिन महंगी चमचमाती हुई गाड़ी उन गरीब के घर के चौखट पर रुकती है, जिसमें से सूट बूट पहनकर शौर्य अपनी माँ मीनल के साथ आता है। जी नमस्ते, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आइए ना। पूजा उन्हें कुर्सी पर बिठाकर चाय नाश्ता कराती है। तभी शौर्य कहता है, पूजा भाभी, मुझे नहीं पता था कि आप स्वरूप सिंघानिया की बेटी हैं। मैंने जब आपके फैमिली बैकग्राउंड की डिटेल्स निकाली तो पता चला कि आप अपनी ननद के लिए रिश्ता देख रही हैं। अगर आप सभी की हामी हो तो मैं गौरी का हाथ थामना चाहता हूं। मगर मिस्टर शौर्य सहगल, आप इतने अमीर बिजनेसमैन होकर हम गरीबों से रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं? राजेश भैया, घर पैसे से अमीर नहीं होता, बल्कि एक सफल इंसान और घर वो है जहां प्यार हो, जो कि आपके इस घर के आंगन में झलक रहा है, जहां कच्चे आंगन में रिश्ते इतनी गहराई से बंधे हैं कि गरीबी भी उनके नींव को ढा नहीं पाई। ये प्यार ही है जो पूजा भाभी अमीर घर से होकर यहाँ खुश है। हाँ भाई साहब, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे बेटे की शादी एक गरीब घर की बेटी से हो। आज नारियल और ₹1.25 देकर मेरे शौर्य को अपना बना लीजिए। इसके बाद पूजा और राजेश शौर्य का तिलक करते हैं और मीनल गौरी को चुनरी चढ़ाकर शगुन देती है। और पूजा आंसू भरी आंखों से अपनी नंद को निहारते हुए कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ गौरी, मेरी नंद का रिश्ता इतने अमीर घर में जो हुआ है। भाभी, ये आपकी उन प्रार्थनाओं का फल है जो आपने भूखे प्यासे रहकर मेरे लिए की थी, वरना मैंने तो उम्मीद ही खो दी थी कि मेरे हाथों में हल्दी और मेहंदी लगेगी। ऐसे ही ढलते दिन के साथ शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और भाभी खुशी से भरकर अपनी नंद की हल्दी मेहंदी के घर आंगन सजाती है, नाचती गाती है और शादी के दिन अपने हाथों से गौरी को सजाकर कहती है, इस दुल्हन के जोड़े में कितनी प्यारी लग रही है मेरी ननद, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। बाहू, गौरी को मंडप में ले आ। आखिर में 7 फेरे के साथ पूजा की गरीब नंद की शादी हो जाती है और विदाई की बेला पर गौरी फूट फूट कर रोते हुए कहती है, भाभी, आज आपके कारण आपकी गरीब नंद का घर बस पाया है। भगवान आप जैसी भाभी हर नंद को दे। जाओ मेरी प्यारी नंद, एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ऐसा कहकर पूजा अपनी नंद को गाड़ी में बिठा देती है और दोनों नंद भाभी अपने ससुराल में खुशी से रहती हैं। विनोद और राजू पत्थर काट रहे थे। तभी सूरज ढल जाता है और ढलाई का मालिक लालचंद कहता है, अरे चलो चलो, जल्दी लाइन में लग जाओ। सभी मजदूर कतार में लग जाते हैं और लालचंद बारी बारी से सभी को पैसे देता है। ये ले विनोद, तेरे और राजू की पगार पूरे 1000 रुपए हैं। शुक्रिया लालचंद जी। दोनों भाई बाजार से गुजर रहे होते हैं। तभी विनोद की नजर एक नीले रंग के सूट पर गड़ जाती है। वह झट से वो सूट और कुछ चमचमाती चूड़ियां लेकर घर आता है, जहां लक्ष्मी चूल्हा फूंक कर खाना बना रही थी। भैया आ गए आप, चलिए जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। फिर लक्ष्मी विनोद और राजू को खाना परोसती है। अगले दिन जैसे ही लक्ष्मी नहा धोकर बाहर आती है तो विनोद और राजू उसे खोए की खीर खिलाकर कहते हैं, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो मेरी प्यारी बहन। भगवान करे तुम्हें इस भाई की भी उम्र लग जाए। लक्ष्मी, ये लो तुम्हारे जन्मदिन का उपहार।
इसे पहनकर तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में एक चमचमाती हुई कार उस गरीब के चौखट पर आ रुकती है, जिसमें से सूट बूट पहने हुए आनंद बाहर आता है। हाँ आइए आनंद बाबू, अंदर आइए। लक्ष्मी, चाय नाश्ता ले आओ। आनंद विनोद के गरीब घर को घूरे जा रहा था, तभी उसकी नजर लक्ष्मी के नीले सूट और चूड़ियों की खनखनाहट पर पड़ जाती है और लक्ष्मी की सुंदरता और उसकी सादगी आनंद के मन में घर कर जाती है। आनंद बाबू, आपको हमारी बहन पसंद तो है ना? जी, मुझे लक्ष्मी पसंद है। आप बस 2 जोड़ी कपड़े में लक्ष्मी को मेरे घर विदा कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस दिन से विनोद और राजू खाने पीने की सुध-बुध खोकर सूरज उगने से लेकर शाम ढलने के बाद तक 2 पैसे ज्यादा कमाने के खून पसीना बहाकर पत्थर काटते और बड़े गाजे बाजे के साथ उन गरीब भाइयों के घर से उनकी बहन की डोली उठ गई। अच्छा भैया, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। लक्ष्मी के पैर आनंद के घर में पड़ते ही उसे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगता है, जिसने उसके पद को नई नींव दे दी, जिससे आनंद की आंखें अब घमंड से भर गईं। आनंद जी, आज पग फेरों की रस्म के लिए मायके जाना है, मैं जाऊं? लक्ष्मी, अब तुम अपने गरीब भाइयों की बहन बाद में हो, पहले मेरी पत्नी हो। आनंद सचदेवा की पत्नी, टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में नाम है मेरा। अगर तुम ओला या रिक्शा ऑटो से जाओगी तो मेरी इंसल्ट होगी। चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, लेट्स गो। आनंद लक्ष्मी को उसके मायके लेकर आता है, जहाँ एक लक्ष्मी के चले जाने से उसके गरीब भाइयों के घर की हालत एकदम बदल चुकी थी, जिसे देखकर लक्ष्मी से रहा ना गया और वो रो पड़ी। विनोद भैया। अरे लक्ष्मी, मेरी बहन, तू कब आई? विनोद भैया, देखो ना, साथ में जीजाजी भी आए हैं। राजू जल्दी से कोने में रखी कुर्सी लाता है और अपने कांधे पर रखे गमछे से कुर्सी की धूल मिट्टी झाड़कर आनंद को बैठने को कहता है। आइए ना जीजाजी, यहाँ बैठिए। ओह गॉड साले साहब, ये कैसी नकली कुर्सी खरीदी है। मैं इस गरीब वाली कुर्सी में बैठकर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि हम जैसे हाई क्लास लोगों को तो स्टैंडर्ड सोफे पर बैठने की आदत है। आनंद बातों ही बातों में राजू और विनोद की गरीबी की बेइज्जती करता हुआ अपनी अमीरी का रौब झाड़ता है। बावजूद इसके दोनों भाई अपनी बहन का मुंह देखते हुए आनंद की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और राजू आनंद को नाश्ता परोसता है। ये लीजिए जीजाजी, नाश्ता कीजिए। ये क्या साले साहब, पहली बार ससुराल आई जीजा के लिए इतना सस्ता सा नाश्ता। ये भिखमंगे वाली भजिया, ये कुत्तों वाला बिस्किट, आपके इस खातिरदारी ने तो मेरा मन खट्टा कर दिया भाई। ऐसा कहकर आनंद नाश्ते से भरी हुई थाली गुस्से में उठाकर राजू के मुंह पर फेंक देता है, जिस पर लक्ष्मी की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहती है, आनंद जी, आप मेरे गरीब भाइयों की इस तरह से बेइज्जती कैसे कर सकते हैं? उन्होंने अपनी जिंदगी की तमाम खुशियां झोंक कर मुझ बहन का ब्याह किया है, वरना घर के हालात ऐसे न होते। चुप रहो लक्ष्मी, खबरदार जो मेरे सामने अपने निखट्टू गरीब भाइयों की हिमायत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस गरीब खाने में मेरा दम घुट रहा है। मैं अब यहाँ 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकूंगा, चलो मेरे साथ। मेरा हाथ छोड़िए आनंद जी, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मेरे भाई मेरे लिए भगवान है और जो इंसान मेरे भगवान पर उंगली उठाए उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। तो फिर ठीक है, तुम भी अपने गए गुजरे गरीब भाइयों के साथ सारी जिंदगी इस गरीबी में सड़ते रहना। मैं जा रहा हूँ। अमीरी के घमंड में चूर आनंद वहां से जाने लगता है, तभी विनोद और राजू भरी आंखों से लक्ष्मी के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं, मेरी बहन, तुम्हारा ये भाई तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता है। लौट जाओ लक्ष्मी, अपने ससुराल लौट जाओ, वरना ये दुनिया यही कहेगी कि हम गरीब भाइयों के कारण हमारी बहन की बसी बसाई दुनिया उजड़ गई। शादी के बाद लड़की का घर उसके ससुराल का घर आंगन होता है। अपने मन से मायके का मोल मिटा देना। अपने गरीब भाइयों की इस गुजारिश को सुनकर लक्ष्मी अपने ससुराल चली आती है। ऐसे ही 2 दिन ढल जाते हैं और राजू रोते हुए कहता है, विनोद भैया, इन अमीरों के लिए पैसे के आगे प्यार और रिश्तों का कोई मोल नहीं। अब से हम दोनों इतना पैसा कमाएंगे कि हमारी फूल जैसी बहन को जीजा जी के मुंह से ये ताने न सुनने पड़े कि उसके मायके वाले गरीब हैं। इसी सोच के साथ दोनों भाई लालचंद के पास आते हैं। अरे आओ आओ राजू और विनोद, आओ। लालचंद जी, हमें पैसों की जरूरत है। आज से हम भाई पत्थर काटने के साथ आपकी ईंट भट्टी पर भी काम करना चाहते हैं। अरे तुम जैसे होनहार मेहनती लड़कों का हाथ मेरी ईंट भट्टी पर पड़ेगा तो वो और आगे बढ़ेगा। मुझे कोई ऐतराज नहीं, तुम आज से ही काम शुरू कर दो।
उस रोज से दोनों भाई मग्न होकर मेहनत करते हैं। वो दिन भर कड़ी धूप में खून पसीना बहाकर पत्थर काटते और सूरज ढलने के बाद रात रात तक ईंट भट्टी की तपिश सहकर ईंट पकाते और ढोते। धीरे धीरे वह गरीबी के गड्ढे से उभरते चले गए और अपनी सच्ची लगन और मेहनत के कारण उन्हें फिर कभी पीछे मुड़कर ना देखना पड़ा। दिन रात मेहनत में थक कर चूर होने के बाद वह व्यापार की सूझबूझ इकट्ठी करने लगते हैं। वहीं आनंद के ढीलपन के कारण उसका बिजनेस, घर बार सब कुछ दांव पर लग गया। नौबत यहाँ आ पहुंची कि उसे अपने बिजनेस के शेयर्स बेचने पड़े। आनंद अपने कैबिन में बैठा सोच में डूबा होता है। तभी कंपनी का मैनेजर मोहित कहता है, आनंद सर, शेयर खरीदने वाले क्लाइंट्स आ गए। उन्हें बिठाओ, मैं आता हूँ। फिर जैसे ही आनंद राजू और विनोद को सामने खड़ा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और उसकी आंखों के आगे उनके बीते बुरे दिनों की छवि उभर आती है जब वह गरीबी झेल रहे थे। जीजाजी आप? आनंद बाबू, ये सब कैसे हो गया? आप अपना बिजनेस क्यों बेच रहे हैं? और लक्ष्मी कैसी है? आनंद फूट फूट कर रोते हुए कहता है, सब कुछ बर्बाद हो गया विनोद भैया। मैं अमीरी के नशे में इस तरह अंधा हो गया था कि देख ही नहीं पाया कि ये सब कुछ ऊपर वाले के फल से जो देना जानता है तो छीनना भी जानता है। मेरे ढीलपन के कारण बिजनेस में बड़ा घाटा हो गया, शेयर डाउन हो गए और मैंने जो मार्केट से लोन उठाया है उसको चुकाने के लिए मुझे ये बिजनेस बेचना पड़ेगा। उसकी नौबत नहीं आएगी जीजाजी, आपको जितना पैसा चाहिए हम देंगे। विनोद और राजू के रहमो करम से आनंद अपने बिजनेस को बेचने से बचा लेता है और आनंद अपने किए पर शर्मिंदा होकर लक्ष्मी के साथ गिले शिकवे मिटाने के लिए उसके मायके आता है, जहां कल तक के गरीब भाइयों का बड़ा घर-बार देखकर आनंद का मन शर्म से घुलने लगता है। विनोद भैया, राजू भैया। लक्ष्मी मेरी बहन, आओ बैठो। आइए आनंद बाबू, भोला भैया नाश्ता ले आओ। जी लाया साहब जी। नाश्ता कीजिए आनंद बाबू। आनंद झुकी हुई आंखों से नाश्ते का एक निवाला उठाकर खाता है और विनोद के पैरों में गिर जाता है। आनंद भैया मुझे माफ कर दीजिए, एक वक्त पर मैंने आप दोनों की गरीबी की हंसी उड़ाई थी, मैं शर्मिंदा हूँ। अरे आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है आनंद बाबू। मगर एक बात याद रखना, भले ही आप जैसे अमीर लोगों के लिए रिश्ते की नींव रुतबा और पैसा होता होगा, मगर हम जैसे गरीबों के लिए खुददारी और प्यार रिश्ते की बुनियाद होती है। भले 100 रुपए का मिनरल वाटर पीने वाला अपने लिए अमीर होता होगा, मगर प्यास तो कुएं, झरने और पोखर के पानी से भी बुझती है। फर्क बस नजरिए का है। विनोद की बातों ने आनंद के मन में बैठे अमीरी गरीबी के फर्क को खत्म कर दिया। आज लक्ष्मी का मायका उसके ससुराल से कहीं ज्यादा अमीर है।